Hello बच्चों, let's set the given question. The question says a particle of mass m is under the influence of the gravitational field of a body of mass capital M, which is much greater than small m. The particle is moving in a circular orbit of radius r naught with time period t naught around the mass capital M. Then the particle is subjected to an additional force corresponding to the potential energy Vc of r as m alpha upon r cube, where alpha is a positive constant of a suitable dimension and r is the distance from the center of the orbit. If the particle moves in the same circular orbit of radius r naught in the combined gravitational potential due to m and vcr, but with a new time period t1, then the t1 square minus t naught square upon t1 square is given by, where g capital G is a gravitational constant. Option A given है 3 alpha upon gm r naught का square. Option B given है alpha upon 2 gm r naught का square. Option C given है alpha upon gm r naught square. Option D given है 2 alpha upon gm r naught square. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of यहाँ पे जो हम बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड अराउंड अ प्लेनेट. ठीक है ना. तो बेसिकली टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है दैट इज वी कैन राइट. अगर कोई हमारे पास जैसे गिवन क्वेश्चन है उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स सपोज दिस इज कैपिटल एम का जो मास है हमारा, इसके अराउंड में एक ऑर्बिट में जो है हमारा एक स्मॉल एम का मास जो है रोटेट कर रहा है. ठीक है, इस तरीके से. तो हमें पता है अगर हम इसका टाइम पीरियड निकलना चाहे तो टाइम पीरियड विल बी नथिंग बट इट इज 2 पाई आर नॉट अपॉन वी. एंड प्रिसाइजली अगर हम बात करें सो ये जो है बेसिकली दिस इज नथिंग बट आर नॉट, ये होगा बेसिकली हमारा. ठीक है. अब यहाँ पे टाइम पीरियड के इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे हमें ये टी नॉट बोला गया है, क्वेश्चन में गिवन है ये टी नॉट है. जब यहाँ पे कोई एडिशनल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है अभी, तो इन दिस केस हम सिंपली टाइम पीरियड को इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है. एंड यहाँ पे ये जो v होगा दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट. सो उसका जब हम एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं दैट इज टू दिस एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ gm बाय r नॉट. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन को जब हम स्क्वायर कर देंगे, हमें टी नोट का स्क्वायर बेसिकली हमें फाइनली आंसर में टी नोट का स्क्वायर चाहिए, तो टी नोट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 4 पाई स्क्वायर आर नॉट का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय जीएम. ठीक है. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल देते हैं. अब हम टी1 के लिए काम करेंगे. जैसे हमने टी नोट स्क्वायर के लिए काम किया, अब हम टी1 स्क्वायर के लिए काम करेंगे. तो उसमें टी1 स्क्वायर कब आ रहा है, टी1 स्क्वायर जब आ रहा है जब एक एडिशनल एनर्जी इज इन्वॉल्व, राइट, जो कि है वी ऑफ सी दिस. ये हमें गिवन है एम अल्फा अपॉन आर क्यूब, राइट. तो हम इससे लगने वाला जो फोर्स है बेसिकली हमें पता है फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डीवी बाई डी टी माइनस डीवी बाई डी आर. हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको. ठीक है. तो यहाँ से जो फोर्स आएगा सेंट्रल फोर्स जिसको हम बोल सकते हैं, तो दिस सेंट्रल फोर्स ये क्या लिखा जाएगा, माइनस ऑफ एम अल्फा और 1 अपॉन आर क्यूब का जो 1 अपॉन आर क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा इसको इस तरीके से लिख देंगे हम. एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज यहाँ पे r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट. इसको सॉल्व करने पे हम देख सकते हैं इट इज माइनस अल्फा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 r टू माइनस 4. तो जब हम इसको फाइनली सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 3m अल्फा अपॉन r रेज़ टू 4. तो ये सेंट्रल फोर्स जो है वो लग रही होगी इसके ऊपर, पार्टिकल के ऊपर अंदर की तरफ. ठीक है ना. दिस इज FC. अब हमें पता है कि हमें बोला गया कंबाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल M और VC. इसकी वजह से अब नया टाइम पीरियड आएगा, यानी कि ये जो FC है इसके साथ साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें टोटली क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है. सो हम क्या लिख सकते हैं, कंबाइंड FC प्लस जो बीच में इन दोनों के फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स दैट विल बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज m v1 का स्क्वायर. अब मान लेते हैं वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी v1 हो जाएगी, तो v1 का स्क्वायर अपॉन रेडियस, तो अभी भी r नॉट है तो r नॉट का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू, एक तो FC की वजह से 3m अल्फा अपॉन r रेज़ टू 4 प्लस एक जो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों के बीच में दैट इज GMM अपॉन r नॉट का स्क्वायर. तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये m से m कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो फाइनली हम देख सकते हैं यहाँ से v1 की जो वैल्यू आ जाएगी, v1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी इट विल बी 3 अल्फा
अपॉन r⁴ r नॉट का स्क्वायर एंड यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस ऑफ gm जस्ट, ठीक है। सो दिस विल बी द वैल्यू वी आर गेटिंग। वी डिड अ स्लाइट मिस्टेक, ये आर नॉट होगा जस्ट, राइट। mv² r होता है फॉर्मूला, तो इट विल बी जस्ट यहाँ पे एक आर नॉट आएगा और यहाँ पे अपॉन एक आर नॉट होगा। अब ऑल्सो ये आर और आर नॉट एक ही है एक्चुअली, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है ये, यहाँ पे तो ये आर को डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑर्बिट बोला था, जो कि आर नॉट ही है बेसिकली, राइट। सेंटर ऑफ ऑर्बिट को यहाँ पे आर नॉट ही बोला गया है, तो आर बेसिकली आर नॉट ही है। तो यहाँ पे हम फाइनली वी का जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लिख सकते हैं, v1 का जो आएगा इट विल बी 3 अल्फा अपॉन आर नॉट का क्यूब प्लस gm अपॉन आर नॉट। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास v1। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, बेसिकली फाइनली जो t1 होगा, t1² जो हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन जो हमने एकदम स्टार्टिंग में लिखा था उससे हम लिख सकते हैं इसको, इट विल बी जस्ट t0 का स्क्वायर और सिंपली t1 विल बी इक्वल टू 2 पाई r0 अपॉन v1 लिख देंगे हम उसको, ठीक है। और उसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई r0 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर। v1 का स्क्वायर विल बी नथिंग बट इट विल बी 3 अल्फा अपॉन r0 का क्यूब प्लस gm बाय r0, राइट। तो यहाँ से अगर हम gm को बाहर निकाल लें जस्ट टू हैव एन आइडेंटिटी, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, gm को हमने बाहर निकाल लिया, तो सॉरी gm अपॉन r0 को हम बाहर निकाल लेते हैं। gm अपॉन r0 को जब हम बाहर निकालेंगे तो वी विल बी हैविंग 1 प्लस 3 अल्फा r0 अपॉन gm r0 का क्यूब, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा, राइट। और फाइनली अब हम देख सकते हैं ये r0 को भी हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यूब। अब ये 4, ये जो वैल्यू है हमारे पास इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये t1 का स्क्वायर है बेसिकली, नॉट t2। तो t1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 पाई r0 क्यूब अपॉन gm। ये एक्चुअली क्या था, ये हमारा स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं इट इज t0 का स्क्वायर। तो t0 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अल्फा r0 अपॉन gm r0 का क्यूब, राइट। सो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली हम वो देख लेते हैं। हमें फाइंड करना है t1² माइनस t0 का स्क्वायर। वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग t1² माइनस t0 का स्क्वायर अपॉन t1 का स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ t0² अपॉन t1 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली वी कैन सी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 1 माइनस ऑफ t0 अपॉन t1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, सो इट विल बी 1 प्लस 3 अल्फा r0 अपॉन gm r0 का क्यूब, या फिर सिंपली इसको r0 स्क्वायर कर देते हैं इस तरीके से। तो ये वैल्यू हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 3 अल्फा अपॉन gm r0 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। और ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो ऑप्शन में नेगेटिव साइन इज नॉट बीन गिवन इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ, तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। इसको अगर हम देखें तो क्लोजेस्ट ऑप्शन जो इसका मैच करेगा, राइट। नेगेटिव साइन यहाँ पे वी कैन सी के जस्ट ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये नेगेटिव साइन का कोई यहाँ पे एक्चुअली में ऑप्शन में नेगेटिव साइन शुड बी देयर, क्योंकि यहाँ पे कोई एज सच डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस नहीं होगा इस चीज़ में। तो वी कैन से ऑप्शन ए को ही हम करेक्ट कंसिडर करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर केस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।